गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी और माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स जो 12th सीबीएसई के लिए होगा उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर को मैं जो हूं वो 3 पार्ट में जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। मतलब क्या, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा बेहतर शब्द है जो कि एक तरीके से बोला जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि समझ के भी चलना है। ठीक है, तो आज का पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा देखने को मिलेगा क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पहले चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना है और ऐसा देखना है ताकि आपका यहीं पर रट जाओ। ठीक है, उसके आगे जो है हाँ एकदम दूरबीन लगा के देखो बढ़िया से मजे से, नहीं तो तबियत वैसे भी खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये सीबीएसई है। ठीक है, सीबीएसई 2023 लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये केस 2000 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस द स्टैग्नेशन ड्यू टू, यहाँ पर क्या, अब देखो समझो, यहाँ पर एक शब्द बोला गया स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब उस वक्त जो है वो रुक गया था हमारा कौन सा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो अगर इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखा जाए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी वो एक तरीके से रुकी हुई थी। एग्रीकल्चर में कोई फ्रूटफुल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था जिससे हमारी इकोनॉमी जो है डेवलप हो पाए। तो इसका मतलब डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ये हो सकता है। लैंड सेटलमेंट ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लैंड सेटलमेंट की इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ये कोई बात ही नहीं। तो यही दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि एक तो भाई लैंड सेटलमेंट में, तो लेकिन लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड नहीं कि लैंड सेटलमेंट की वजह से हमारा स्टैग्नेंट हुआ। लेकिन यहां पर अगर सवाल देखा जाए ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कि जो हमारा वेल्थ जो है वो जो ब्रिटिश है वो ड्रेन करने का मतलब कि अपने यहां ले जाता था। वो कहां से, इंडिया से। इंडिया से जो था वो कहां वेल्थ को ले जा रहा था, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाए रादर देन आर इकोनॉमी। मतलब द ड्रेन ऑफ, जैसे ब्रेन ड्रेन शब्द होता है कि अगर यहां पर पढ़े लिख रहे हैं और अगर यहां के बंदे जाके अमेरिका या यूरोप में काम कर रहे हैं, मतलब हमारे देश का दिमाग दूसरे देश के इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है। सेम उसी तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन होता था, ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है या ज्यादातर उसका जो पैसों का इस्तेमाल होता था वो बिजनेस कौन, ब्रिटिश करके चलते थे। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वेयर इज थर्ड, हाँ देखो थर्ड का देखना। थर्ड में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। याद रखना भाई, नॉट ट्रू और ट्रू में बहुत बार आता है कंफ्यूजन होगा। अबाउट अ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल में जो फॉरेन ट्रेड था उससे रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। इंडिया सफर्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट, इंडिया जो वो सफर किया था लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट से। अच्छा रुको, अभी रुको ना, अभी रुक जाओ। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वेयर फॉलोड, नॉट बोला है, याद रखो क्या बोला है, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। और किससे रिलेटेड बोला है, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। दूसरा देखो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, कि जो सही नहीं है। तो हम लोग ये देख लेंगे जो सही है। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाया गया था, पॉलिसी ऐसी लगाई जाती थी ब्रिटिश के द्वारा ताकि हमारी जो गुड्स है वो ट्रेड वगैरह ना हो पाए। ठीक है, और जनरली जो ट्रेड आया और जो हुआ वो जनरली सुएज कैनाल के थ्रू बहुत ज्यादा होने लगा भाई। ठीक है, वो बाद में चलकर हुआ, लेकिन पहले जो है बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते थे। ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडिया एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही है। कुछ ही जो होता था वो म्यांमार, बर्मा वगैरह, ईरान वगैरह या फिर जो चाइना है वो एक्सपोर्ट करते थे, बाकी सारा सामान अपने देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहां से इंडिया करते थे और दूसरे कंट्री को मौका नहीं देते, मतलब ये सही है। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, बिल्कुल। अब देखो इंडिया क्या बन गया था, प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग रॉ मटेरियल क्या करते थे भाई, एक्सपोर्ट करते थे, या ब्रिटिश जो होता था वो एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल। ठीक है, और अपने देश से एक्सपोर्ट क्या करता था यहाँ पर, या इंपोर्ट क्या करता था, फिनिश्ड गुड। आई बात समझ में? तो हमारे देश से कच्चा और कॉटन ले जाता था, कॉटन ले जाए और वहां से कपड़ा बना के बेचता था हमारे देश में। समझ लो, वो तो हमारे देश में बना सकता था। तो यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, तीनों राइट है, इसका मतलब आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, जो है लार्ज ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात नहीं किया, डेफिसिट नहीं था,
ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो तो बढ़िया से चल रहा था, लेकिन वो पैसा हमारे देश के लोगों को नहीं दिया जा रहा था, वो अलग बात है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ नहीं था। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा? आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन बढ़िया से देखो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट, इसमें से कौन सा एडवर्स इंपैक्ट का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट, कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो हम लोग पहले पॉजिटिव इंपैक्ट देख लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा भाई। टेलीग्राफ आया, टेलीग्राम आया, ये सब सारे की वजह से क्या हो गया कि कम्युनिकेशन रेलवे के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव इफेक्ट था। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये भी एक तरीके का क्या है हमारा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि पहले जो एक तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो हम लोग अब नहीं कर पा रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये हमारा, मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव अगर आ गया तो आप लोग पॉजिटिव में भी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? जैसे देखो यूपीएससी वगैरह, ये सब सारी चीजें ब्रिटिश के समय में ही आया कि कैसे शासन व्यवस्था चलाना है, कैसे पुलिस का नियुक्ति करना है, कैसे हमें पूरी व्यवस्था को कैसे इलेक्शन करवाना है, वो सब सारी चीजें हमने कहां से लिया? लगभग ब्रिटिश से। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वहीं से लिया हमने। ठीक है, रेलवे भी इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करा। तो कम्युनिकेशन, रेलवे और ये, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लियर, समझ में आया? आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ कॉलोनियल पीरियड estimates of dash national income and a per capita income were considered very significant। मतलब क्या है कि estimates of dash of national income, क्या बोला गया था भाई? ड्यूरिंग अ कॉलोनियल पीरियड estimates of, अच्छा कौन से आदमी का? दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, हाँ ये सही आंसर है। ठीक है, याद रखना, दादा भाई नौरोजी नेशनल इनकम से रिलेटेड था। लेकिन यहां पर शुरुआती दौर में अगर देखा जाए कॉलोनियल पीरियड में, VKRV राव जो है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके, दादा भाई नौरोजी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा था कि हमारे देश की क्या एक तरीके से नेशनल इनकम होगी। हाँ, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में VKRV राव जो थे वो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, तो ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसका आपके एनसीईआरटी में पूरे अच्छे तरीके से जिक्र है। ठीक है, सिक्स्थ में देखो भाई, जिक्र समझते हो? वेरी गुड। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट देखो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सही है या गलत है? सही है ना? एग्रीकल्चर कम था और ज्यादा क्या था? आगे आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर इज अ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो वहां तो बोला कि लो है, और बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ जो है वो ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया ऑफ कल्टीवेशन डिस्कनेक्टेड। इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। कभी भी हमारे एरिया को बढ़ाया नहीं गया था, बढ़ाया भी गया था तो वो ब्रिटिश अपने फायदे के लिए बढ़ा रहा था। ठीक है, और ग्रोथ के बारे में ये आपस में रिलेटेड भी नहीं है, ग्रोथ के बारे में तो चांस ही नहीं था। ठीक है, और ग्रोथ भी हो रहा था, जनरली वो अपने टर्म्स पे कर रहे थे। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सेवेंथ क्वेश्चन देखो भाई, चलते क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज of a commodity production trade tariff pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and the volume of India's foreign trade। restrictive policy, बिल्कुल। restrictive policy कैसे होगा? identify the correct statement बोला है, तो ये क्या है? करेक्ट है। adversely affect किया, effective trade policy, effective trade policy of the commodity प्रोडक्शन ट्रेड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल, अच्छा यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव बोला है, यहाँ पर इफेक्टिव ट्रेड बोला है। ठीक है, उसके बाद एक लिबरल पॉलिसी बोला है और एक रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन टैरिफ परस्यूड इन द गवर्नमेंट। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्शन यहाँ पर भी बोला है, इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड द वॉल्यूम फेवरेबली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, और उसके बाद लिबरल पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन परस्यूड कॉलोनियल, यहां पर क्या बोला भाई हमें? क्या राइट या रॉन्ग? करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी तो थी नहीं, तो हमारा ये इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी नहीं होगी। ठीक है, यहां देखो एडवर्सली इफेक्ट बोला है ना, ए और डी में देखो
और डी में क्या बोला है, फेवरेबली इफेक्टेड, एडवर्स इफेक्ट किया था ना। जो भी पॉलिसी ला रही थी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो ला रही थी कि इतना एक्सपोर्ट करेगा ये, इतना एक्सपोर्ट हम करेंगे, इतना ये इस्तेमाल होगा, जो भी सरकारें कर रहे थे, तो उसके वजह से एडवर्स इफेक्ट हुआ, ना कि अच्छा इफेक्ट हुआ। फेवरेबल इफेक्ट तो नहीं हुआ ना, कहा गया फेवरेबल इफेक्ट नहीं होगा, तो ये दोनों में से तो आंसर वही राइट लग रहा है। और दूसरा कि लिबरल पॉलिसी तो अपनाई नहीं गई थी, लिबरल पॉलिसी छूट दिया गया था क्या बहुत सारा, नहीं ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा छूट दिया गया था, नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको इफेक्टिव भी नहीं था, इफेक्टिव का मतलब अच्छा, जो कंट्री के फायदेमंद के लिए हो, नहीं, तो मतलब ये भी तो हमारा आंसर राइट क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो एक ही वर्ड है जो कि आप समझ सकते हो, नहीं तो पूरे चीजों को समझना है कि क्या क्या एक मेन कीवर्ड है। कीवर्ड यहाँ एडवर्सली इफेक्टेड और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, यहाँ देख रहे हो, तो कीवर्ड अगर पकड़ना है तो यहाँ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी पकड़े और इसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट, यहाँ इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी, फेवरेबली इफेक्ट, तो ये गलत है, ये राइट है। आई बात समझ में? देखो ऐसे कीवर्ड पकड़ने पड़ेंगे आपको अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, ठीक है, बढ़िया है। आगे देखो 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्या, प्रायर टू इंडिया इंडिपेंडेंस जो है, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर was mainly caused by investment in technology, ये तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एडवांस नहीं, तो ये क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, कि कौन खेती करेगा कौन नहीं करेगा, उसकी वजह से ब्रिटिश जो कंट्रोल करके चल रहा था, ठीक है, प्रायर टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। क्लियर? आगे अगर देखो नेक्स्ट देखो 9th नंबर में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो उसका रेफर का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब कि एग्रीकल्चर का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब साइज ऑफ द लेबर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री, ना ये तो होगा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ये डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि कितने वर्कफोर्स जो है वो काम कर रहे थे डिफरेंट सेक्टर में, यही तो हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और आपको इंडस्ट्री हो गया और आपको क्या हो गया, टर्सरी हो गया। यही तो बोलते हैं कि भाई आपके देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कि आपके देश में प्राइमरी सेक्टर कितना काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना काम कर रहा है और टर्सरी सेक्टर कितना काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बात किया गया, वर्कफोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर 11th बता भाई, एसेशन और रीजन क्या हुआ, परेशानी हो रहा है तुम्हें, क्यों? एसेशन और रीजन देखो भाई, India become the exporter of primary product and the importer of finished good and a capital goods producing, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, assertion A राइट है। B क्या, restrictive policy of commodity production trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure composition in the volume, the adversely affect, क्या है, रीजन भी सही बोला है, हमने वहां पर डिस्कस किया था भाई रीजन के बारे में, तो इसका मतलब क्या, बोथ असर्शन रीजन है ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी सही बोला गया, ठीक है। आगे देखो भाई नेक्स्ट, अगर देखा जाए इंडिया एंटर्ड द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921, तो यहाँ पर क्या, पहला हुआ था 1881 में, दूसरा हुआ था 1921 में, तो 1921 में क्या था, सेकेंड डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब था पॉपुलेशन का, या सेंसस के बारे में बात किया गया, तो सेंसस के बारे में कहां बात किया, कब किया गया था, पहले 1881 में, उसके बाद फिर आपको 1921 में, हाँ सेकेंड इज द राइट आंसर। डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फिजिकल फ्रेमवर्क, जो रोड रेलवे ये सब सारे बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फिजिकल फ्रेमवर्क ऑफ फैसिलिटी थ्रू व्हिच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, ताकि गुड्स एंड सर्विस सही तरीके, पोर्ट बना रहे हैं ताकि हम गुड्स एंड सर्विस को, गुड्स खास करके वो एक तरीके से सही से प्रोवाइड करा पाए। ओपनिंग ऑफ डैश कैनाल, क्या है भाई, सुएज कैनाल, इसका तो आंसर आप जानते हैं, सुएज कैनाल की वजह से जो था वो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन, हाँ, तो सुएज कैनाल के थ्रू क्या हुआ था, कॉस्ट कम हो गया था ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करने का, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है, हाँ। कल जो होगा वो हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, हमने 1 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करा, कल जो होगा वो इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं।